हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमोद शर्मा। बच्चों, मैं आज अपनी ज्योग्राफी की क्लास शुरू करूं इससे पहले आप लोगों के साथ कुछ अपने बारे में बहुत ही ब्रीफ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि नाम तो आप लोग जान ही गए, आई एम प्रमोद शर्मा और मैं टीचिंग फील्ड में लगभग 15 सालों से लगा हुआ हूं। मैं दिल्ली में अपने इंस्टीट्यूट्स के साथ दिल्ली के जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनसे जुड़ा हुआ हूं। वहां पर ज्योग्राफी निरंतर हिंदी और इंग्लिश इन बोथ मीडियम मैं टीच करता रहता हूं। उसके साथ साथ लखनऊ, चंडीगढ़ और अन्य कई जगहों पर समय समय पर अपने प्रशिक्षण कार्यों के लिए, शिक्षण कार्यों के लिए बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए मैं जाता रहता हूं। हाँ, और एक और ख़ास बात, मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है शिमला में, उसका रेगुलर फैकल्टी भी हूँ, यानी कि विजिटिंग फैकल्टी के रूप में मैं वहाँ पर रेगुलरली जाता रहता हूँ। तो दिस इज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड सेकंड पार्ट ऑफ माय इंट्रोडक्शन इज आई एम ऑल्सो राइटर। आई एम ए राइटर ऑफ 12 बुक। आप लोगों ने मेरी कुछ बुक्स पढ़ी होंगी, जैसे भारत भूगोल मानचित्रावली, विश्व भूगोल मानचित्रावली, एंड इन इंग्लिश इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप। दिस इज माय वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और बच्चों, आइए कुछ बात करते हैं आगे भूगोल के बारे में कि भूगोल क्या है और भूगोल को हमें पढ़ना कैसे है, भूगोल कैसे आपके सिविल सेवा की परीक्षा के लिए, और नॉट ओनली सिविल सेवा की परीक्षा, आप दूसरे कोई और एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर कैसे हेल्पफुल होगा। ये बहुत सारे जो प्रश्न आपके दिमाग में चलते रहते हैं, उन प्रश्नों के समाधान के लिए आज मैं माय एग्जाम अड्डा पर हाजिर हूं और इन्हीं पर मैं चर्चा कुछ करना चाहूंगा। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भूगोल एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण। आप अपने पेपर को उठा के देखिए, कई बार प्रश्न यहां से बड़ी संख्या में, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस, चाहे सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी के लिए बैठ रहे हो या पीसीएस के लिए बैठ रहे हो, बड़ी संख्या में निरंतर प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका एक अपना विशिष्ट सिलेबस है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इन सब पर चर्चा सेशन वाइज सेशन, यानी कि 1, 2, 3 सेशन में, अलग अलग लेक्चर्स में मैं इन पर चर्चा करूंगा। आज अपनी क्लास में बच्चों मैं विशेष रूप से सिलेबस के बारे में, यानी कि पाठ्यक्रम के बारे में विशेष रूप से चर्चा करूंगा कि पाठ्यक्रम क्या है। कई बार बच्चों के मन में ये प्रश्न चलता रहता है कि सर क्या सिलेबस है, समझ में नहीं आता है। और बच्चों, एक खास बात है, सिलेबस समझना बहुत जरूरी है। सिलेबस समझना कुछ उसी तरह से जरूरी है कि मैदाने जंग में जीतने के लिए ग्राउंड के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी लक्ष्य, देखिए लक्ष्य मूवी। आप लोग फिल्में देखते कि नहीं? फिल्में कभी कभार देखा करिए। फिल्म्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज, स्पेशली ज्योग्राफिकल बेस्ड नॉलेज आपको फिल्मों में बहुत सारी मिलती है। आप लोगों ने मूवी देखी हो लक्ष्य, जिसमें आप लोग देखते हैं कि जब भारतीय सेना के पता चलता है कि भाई इनफिल्ट्रेशन हो गया है, लगता है कुछ घुसपैठिए हमारे यहाँ आ गए हैं, तो देखो वहाँ पर भेजा जाता है सैनिकों को कि भाई जाओ जरा देख के आओ कौन कौन से एरिया में बैठे हैं, या फिर उनके पास किस तरह के वेपन्स हैं, क्या क्या है, थोड़ा सा टोह लेके आओ, पता करके आओ। तो आप उसमें देखते हो कि बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। खैर, यहां पर इस बात को मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जब आप सिलेबस को जानेंगे, जब आप पाठ्यक्रम को जानेंगे, तो बहुत सारी चीजों को बहुत ही आसानी से समझने में सक्षम होंगे। आज मैं अपनी पहली क्लास में मंत्र नंबर 1 दे रहा हूं आप लोगों को कि पहला मंत्र यही है कि आप सबसे पहले सिलेबस को जानिए कि हमें किस ग्राउंड पर किस तरह से लड़ना है। ठीक है। फिर दूसरा जो बच्चों बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यानी मंत्र नंबर 1 का ही जो अगला एक्सटेंशन है, प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न।
प्रश्नों को बार बार देखना, चाहे मेंस के हों चाहे प्री के हों, आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, चाहे सिविल सर्विसेज के यूपीएससी या पीसीएस लाइक यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपी पीसीएस या आरएएस, जो भी हो, प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को जरूर देखा करिए। उसके साथ साथ मान लो आप एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामों में बैठ रहे हैं, वहां पर भी पिछले सालों के प्रश्नों को निरंतर देखना बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी। तो आज मैं अपनी क्लास में विशेष रूप से पाठ्यक्रम पर चर्चा करूंगा और समय बचा तो प्रश्नों पर भी कुछ चर्चा करेंगे, किस तरह के प्रश्न और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब पर आगे चर्चा होगी। तो आइए बच्चों पाठ्यक्रम देखते हैं। पाठ्यक्रम जब हम लोग देखते हैं तो एक बड़ी खास बात दिखाई देती है। यूपी पीसीएस के पाठ्यक्रम, यूपीएससी के पाठ्यक्रम, बीपीएससी या एमपी पीसीएस झारखंड के पाठ्यक्रम में आप लोग देखेंगे बहुत छोटा सा एक शब्द यूज होता है। आप लोग कभी देखिएगा, मैं विशेष रूप से यदि यूपीएससी के कंटेक्स्ट में चर्चा करूं बच्चों, तो आप लोग देखोगे कि कुछ खास चीजें दिखाई देंगी। जैसे लिखा होगा प्री हो या मेंस, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। जैसे आप लोग यदि प्री के कंटेक्स्ट में बात करें, यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सिलेबस क्या है, तो बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे सिलेबस में लिखा हुआ है। यदि आप पाठ्यक्रम के हिसाब से बात करें तो बहुत ही सिंपल वे में लिखा हुआ है, एक ही दो शब्द, परंतु ये एक ही दो शब्द बच्चों बहुत ही भारी पड़ जाते हैं। जैसे आप लोग देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है प्री में भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। ये लीजिए भाई, एक लाइन में वे सारी बातें कह दी गई, सारी पुस्तकों को समाहित कर दिया गया। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। क्या भाई? भारत एवं विश्व, फिजिकल ज्योग्राफी, एंड नॉट ओनली फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यानी कि क्या क्या सामाजिक स्थितियां हैं, क्या क्या जनजातियों का विस्तार है, क्या कैसे, बहुत सारी बातें यहीं पर एक लाइन में समाहित हो गई। अब यहाँ पे इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे अभी हम लोग आगे देखेंगे। पहले प्रिस्क्राइब सिलेबस देख लें कि भाई लाइन और शब्द क्या यूज हुआ। चलिए अब जब दूसरी चीज देखते हैं, मेंस में, मुख्य परीक्षा में जब हम लोग पाठ्यक्रम को देखते हैं बच्चों, तो यहां पर बहुत ही सिंपल शब्दों में दिया हुआ है विश्व के भौतिक, विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं, भौतिक भूगोल की विशेषताएं। जरा सोचिए इस बात को। Salient feature of physical geography, the first and the most important topic। आप लोग पेपर फर्स्ट में जाओगे, मेंस के पेपर फर्स्ट में जाओगे, तो टॉपिक नंबर जो 9, 10, 11 हैं वे आप देखोगे इसी के नाम से प्रिस्क्राइब किए गए हैं, यानी कि भूगोल के नाम से। उसमें बहुत सारे टॉपिक 1, 2, 3, 4, 5 तो उसमें हिस्ट्री है, पर जब थोड़ा नंबरिंग के हिसाब से आगे देखोगे तो सामान्यतः 9, 10, 11 जो हैं वे भूगोल के समर्पित हैं, और उसी में पहला जो टॉपिक है विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं। लीजिए भाई, एक लाइन लिखा, अब आप सोचते रहिए, घूमते रहिए, घूमते रहिए, क्या है भौतिक भूगोल, इन पर आप लोग विचार करिए। जब तक मैं बताता नहीं हूं तब तक जरा सोचते रहिए, दिमाग में कुछ चलते रहना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती रहनी चाहिए बच्चों।
अब जरा आगे बढ़ते हैं। फिर नंबर 2, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधन, यानी कि विश्व के मुख्य प्राकृतिक संसाधन एवं वितरण। ये थोड़ा कई सेंस में विश्व एवं भारत, दोनों सेंस में ये भी कुछ जोड़ के दिया गया है, तो आप लोग यहां पर थोड़ा समझ सकते हैं भाई। चलिए, फिर उसके बाद आप जब देखेंगे तो तीसरा इसमें जो दिया हुआ है दिया हुआ है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, ये लीजिए भाई। और इसी में देखोगे कुछ महत्वपूर्ण भौतिक घटनाएं जैसे चक्रवात, ज्वालामुखीयता, सुनामी आदि को भी जोड़ के पूछा गया है। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है बच्चों कि आपके सिलेबस में लाइन तो बहुत छोटी है, परंतु मतलब बहुत बड़े बड़े हैं। मतलब निकालते रहिए, पर इतना विस्तृत मतलब निकालने से भी मतलब नहीं बनेगा बच्चों। यानी कि आपका उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा यदि आपके अंदर क्लैरिटी नहीं होगी कि एग्जैक्टली इन शब्दों का क्या मतलब है, कहां तक विस्तार देखा जा सकता है। यदि हम इन शब्दों के विस्तार पर जाएं तो बच्चों यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं कि भूगोल क्या है। ये आप लोगों को समझ में आ गया ना? आप लोगों को मैं समझता हूं ये बात समझ में आ गई कि पाठ्यक्रम हमारा क्या है। प्री के पाठ्यक्रम में सिंपल आपके जीएस के पेपर में यहां पर देखोगे वर्ड यूज हुआ भारत एवं विश्व के भूगोल। भारत एवं विश्व के क्या क्या इसमें पढ़ना है बच्चों? तो भारत एवं विश्व के आप कह सकते हो प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। अब फिर जब मेंस में आते हैं तो उसमें जो टॉपिक नंबर 1 है दिया हुआ विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं, विश्व के मुख्य प्राकृतिक संसाधन वितरण भारत एवं विश्व के संदर्भ में विशेष रूप से। और उसके साथ जब आगे बढ़ते हम लोग बच्चों तो उसी में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे चक्रवात, ज्वालामुखीयता, सुनामी आदि पर विशेष रूप से पूछा गया। अब आप कहेंगे अरे सर बड़ा छोटा सा सिलेबस है, ये तो बड़ा ही आसान है। बिल्कुल आसान है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं, आसान तो है ही, परंतु इतना भी आसान नहीं है बच्चों कि ऐसी हो जाए, क्योंकि ये बड़ा ही वेग यहाँ पर शब्द यूज हुए। अब जरा खोलते हैं, जब 1 बाय 1 इस पिटारे को हम लोग खोलेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि सर आप सही थे, मामला तो कुछ और दिखाई दे रहा है। यहाँ तो काफी कुछ बातें दिखाई दे रही हैं। चलिए भाई, अब जरा हम लोग जो बातें हैं वही देख लें कि है क्या। तो बच्चों जैसा मैंने कहा, कोई भी विषय आप पढ़ रहे हो, ये मैं बहुत सीरियस बात बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ, आई एम डिस्कसिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन ए वेरी सीरियस मैनर, बहुत जिम्मेदारी के साथ, कि कोई भी चीज यदि आप पढ़ने जा रहे हैं तो बच्चों सबसे पहले जरूरी है उसके सिलेबस को जानना। उसके सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है और विस्तार से जानना कि किस ग्राउंड पर हम लड़ने जा रहे हैं। जैसा पहले भी मैंने बोला कि ग्राउंड पर लड़ने, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ग्राउंड पर लड़ने से पहले
ग्राउंड के बारे में सूचनाएं जरूर एकत्रित करो। अब यहाँ पर ये सोचा हमारा ग्राउंड क्या है, तो ग्राउंड भूगोल है, यानी कि भूगोल हमें पढ़ना है, भूगोल हमें समझना है, भूगोल हमें लिखना है। ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएससी के या पीसीएस के मेंस में जो क्वेश्चन होते हैं ना वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, तो लिखना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिए। और जब तक समझ नहीं होगी बच्चों, लिख पाना बहुत बहुत मुश्किल है, पहली बात। पर प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते, तो यूपीएससी के क्वेश्चंस में कभी आप लोग देखना ज्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं। एक कई बार आप लोग देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन फैक्चुअल भी होते, बट मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेप्ट। इट मीन्स रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग। कैसे है ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें जरा हम लोग अपने सिलेबस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आए हम लोग देखें यही कि भूगोल क्या है। भूगोल बच्चों बहुत ही सिंपल भाषा में कहें तो दो शब्दों से बना है, भू धन गोल, और इंग्लिश में क्या है, जियोग्राफी। इंग्लिश में क्या है बच्चों, जियोग्राफी, एंड इन हिंदी देयर इज ए वर्ड भूगोल। भू धन गोल, भू का मतलब क्या है, पृथ्वी। ये बात ध्यान रखना, भू का मतलब है पृथ्वी। ये जो हमारी पृथ्वी है जो गोल गोल है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो हमारी पृथ्वी है गोल गोल है, इसी का अध्ययन, यानी कि ये कह सकते हो भूगोल एक ऐसा शास्त्र है जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, बहुत साधारण भाषा में। इन इंग्लिश, आप इंग्लिश के हिसाब से देखिए, देयर इज ए टू वर्ड जियो प्लस ग्राफी। अगेन कुछ वहीं से मीनिंग निकलती है। जियो मतलब द अर्थ, ग्राफी मतलब द स्टडी, मीन्स ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ। समझे इस बात को, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ। यानी कि भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है। भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है, ध्यान रखना बच्चों। यदि हम इस सिंपल परिभाषा को लेके थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो एक बात समझ में आएगी कि ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन है, तो पृथ्वी तो बहुत बड़ी है ना। अर्थ इज ए वास्ट एरिया, जस्ट इमेजिन अर्थ हैज द टोटल एरिया 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है, 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। पृथ्वी जितनी सतह पर है उससे अंदर, उससे ज्यादा अंदर भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो क्या सभी का अध्ययन? नहीं बच्चों, ध्यान रखना कि भूगोल विशेष रूप से पृथ्वी के सतह का अध्ययन है। पृथ्वी के सतह का अध्ययन। व्हाट इज ज्योग्राफी? ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस, ध्यान रखना, हमें ये सब पढ़ना है। ये सारी चीजें विशेष रूप से ये जो ऊपर की सतह की बातें हैं यहां पर हमें पढ़ना है, अंदर नहीं पढ़ना। ध्यान रखना, अंदर साइड में क्या है ये हमारे पढ़ने का एरिया नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। दिस इज नॉट आवर एरिया, ये हमारा एरिया नहीं है, ये ध्यान रखना। ये एरिया किसका है? दिस इज ए पार्ट ऑफ जियोलॉजी। सुना होगा आप लोगों ने वर्ड जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र यानी ये साइंस विच डील्स स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि वह शास्त्र जो भूगोल के, वह शास्त्र जो पृथ्वी के आंतरिक भागों का अध्ययन करता है। ये बात सबको समझ में आ रही है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, गुड, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि हमें भाई यहीं पर पढ़ना है, और यानी कि एरिया हमारा काफी सीमित हो गया।
ठीक है, तो भूगोल में तो पहला पॉइंट हो गया कि भाई सतह को पढ़ना है, तो परिभाषा के अकॉर्डिंग भूगोल पृथ्वी के सतह का अध्ययन है। ठीक, अब जरा हम लोग अपनी परिभाषा को आगे बढ़ाते हैं और सिलेबस को 1 बाय 1 खोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, कई बार जब हम परिभाषा के अनुसार सिलेबस को नहीं देखते हैं तो बच्चों कई तरह की प्रॉब्लम होती है, लिंकिंग नहीं बन पाती है। ध्यान रखना, यूपीएससी के एग्जाम में या पीसीएस के मेंस के एग्जाम में लिंकिंग होना बहुत जरूरी है, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब जब आगे बढ़ोगे बच्चों, सिलेबस में हम लोग जाएंगे, तो जब सिलेबस को हम लोग देखते हैं तो कई सारी बातें सामने आती हैं। जरा आप लोग सोचिए, ये जो हमारी पृथ्वी है जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि ये जो पृथ्वी की सतह है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इसी का तो अध्ययन है ना। जरा सोचिए, पृथ्वी का जो पूरा सतह है जो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, उसी का अध्ययन भूगोल है। अब जरा आगे बढ़ो, जब आगे बढ़ते हो तो एक बात समझ में आती है तुम्हें कि पृथ्वी के सतह पर तो दो चीजें हैं भाई, there are two things, also there is a presence of water and as well as presence of land mass। यानी पृथ्वी के सतह पर जब आप देखेंगे तो स्थल भी फैला हुआ है और जल भी फैला हुआ, इसका मतलब दोनों का अध्ययन ना। आप सोचिए जरा, इसका मतलब दोनों का अध्ययन। जब सतह का अध्ययन है तो सतह पर क्या है, आइदर एक्सटेंशन ऑफ लैंड मास और एक्सटेंशन ऑफ वाटर। तो यहां पर जब हम लोग देखते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पृथ्वी के सतह पर नियर अबाउट 29% एरिया कवर्ड बाय लैंड, और स्थल जो सिंपल भाषा में क्या कहलाता, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। और दूसरा क्या है भाई, रिमेन 71% एरिया कवर्ड बाय वाटर, वाटर मतलब जल, यानी कि क्या हो गया, जल मंडल। मंडल मतलब वास्ट एरिया जहां पर खूब बड़े स्तर पर फैला हुआ, उन सभी का अध्ययन, यानी कि इसे कह सकते हैं हाइड्रोस्फीयर। बच्चों बात समझ में आ रही है? जब हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तो जैसा कि हमने देखा कि ओवर अर्थ सरफेस देयर आर एक्सटेंशन ऑफ टू थिंग्स, वन इज लैंड मास एंड अनदर इज वाटर बॉडी, and area of land mass is simply known as lithosphere and area of water is simply known as hydrosphere। इन दोनों का अध्ययन हमें करना होगा, इसी का अध्ययन क्या है, भूगोल। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए, पार्टी खत्म नहीं हुई, यहां से शुरू हुई, अभी तो पार्टी शुरू हुई, यानी कि इसी के साथ एक और भी चीज बनती है बच्चों, यानी कि आप आगे देखेंगे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिखाई देगी कि सराउंडिंग अर्थ सरफेस देयर इज ए थिक लेयर ऑफ एयर। पृथ्वी के सतह के चारों ओर वायु की एक मोटी परत है बच्चों, जो सीधे सीधे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधी हुई है। यानी कि ये जो लेयर है, समझो इस बात को, ये जो लेयर है अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधी हुई है और सतह से जुड़ी हुई है, इसीलिए यह भी पार्ट हो जाता है। यानी कि इसे क्या कहते हो, इसे स्फीयर ऑफ एयर, सो आप लोग इसे कहते हो वायुमंडल। लो भाई, कितने अध्ययन करने हैं अब जरा सोचो, कितने अध्ययन हो गए, जल मंडल, स्थल मंडल एंड वायुमंडल। ठीक है बच्चों, अब जरा आगे बढ़ो, जरा एक बात सोचो आप लोगों को सोचना चाहिए। भूगोल में बच्चों सोचना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो बचपन की कई बार बातें
चरितार्थ होने लगेंगे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटो सुबह को सफा। तो ऐसा इस वजह से होता है बच्चों कि हम लोग चिंतन मनन नहीं करते हैं। बट बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी, यहां पर ये करना होगा, क्योंकि आप लोग ऑफिसर बनने जा रहे हो। ऑफिसर कैसा होना चाहिए? थॉटफुल होना चाहिए, थिंकिंगफुल होना चाहिए, मनन करने वाला होना चाहिए। आप लोग मूवी देखते हो ना, कई बार ऑफिसर बैठता सोचता भाई ऐसे करना है, ऐसे करना टक, यानी कि कोई सोल्यूशन निकालता है, ऐसे ऐसे हो सकता है। ठीक है, आप लोगों ने मूवी देखी होगी हॉलीडे, जिसमें अक्षय कुमार एक आर्मी ऑफिसर है। गर मूवी देखी होगी, सलमान खान एक पुलिस ऑफिसर। ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ मूवीज जिसमें ऑफिसर सोचता है। तो ये सोचने की आदत अभी से होनी चाहिए, इसीलिए उसी अनुसार सिलेबस भी बनाया जाता है और प्रश्न भी उसी अनुसार पूछे जाते हैं। अब जरा देखो, अभी मैंने ये कहा बच्चों, भूगोल या ज्योग्राफी इज ए बेसिकली स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, एंड ओवर अर्थ सरफेस देयर इज ए थ्री थिंग्स, वन इज लिथोस्फीयर, अनदर इज हाइड्रोस्फीयर, एंड थर्ड इज एटमॉस्फियर। इन तीनों का अध्ययन है। अब जरा सोचिए, ये तीनों किसने बनाया? हु इज ए क्रिएचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स? डेफिनेटली यू कैन से ऑल दीज थिंग्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। ये सभी चीजें प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, है ऐसा? तो इन सभी के लिए एक अलग, फिर यहीं पर देखोगे ब्रांच बना दी गई है भूगोल की बच्चों, और उसी ब्रांच को हम लोग कहते हैं भौतिक भूगोल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? भौतिक भूगोल यदि परिभाषित करना चाहें तो आप लोग क्या करेंगे? कि भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें प्रकृति जन्य, यानी कि प्रकृति द्वारा बनी हुई चीजों का अध्ययन किया जाता है, जिसका प्रभाव मानव पर विभिन्न रूपों में देखा जाता है। समझ में आ रही बात? भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें प्रकृति जन्य वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसका प्रभाव मानव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डिफरेंट वे में दिखाई देता है। और जब हम देखते हैं तो बनी हुई, प्रकृति द्वारा बनी हुई चीजें कौन कौन सी है बच्चों? तो निश्चित ही आप लोग देखोगे कई सारी चीजें हैं। क्या भाई? सबसे पहले आप लोग देखते हो तो कह सकते हो स्थल मंडल, दूसरा कह सकते हो जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, एंड थर्ड कह सकते हो वायुमंडल। वायुमंडल, ये तीन तरह से हम लोग अध्ययन करते हैं। आप अपने सिलेबस में देखो, वहां पे लाइन लिख दिया है मेंस में, सैलिएंट फीचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं। तो अब आप समझो तो सही भौतिक भूगोल क्या है। तो अब आप समझ गए कि भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा जिसमें प्रकृति जन्य वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जिनका प्रभाव मानव पर पड़ता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। और उसमें जब हम देखते हैं तो अगेन यू कैन से लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फियर, यानी स्थल मंडल, जल मंडल एंड वायुमंडल। ये तीन आपके बड़े एस्पेक्ट हैं जो इसको कवर करते हैं। समझ में आ गई बात बच्चों? अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो कई सारी चीजें अब समझ में आने लगेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग इंजॉय करेंगे कि हाँ सर कुछ कुछ समझ में आ रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके दिमाग में कुछ चीजें समझ में आने लगी हैं कि क्या है, कैसे है। तो यहां पर अब जरा सिलेबस में खोलता हूं कि इसमें क्या क्या सिलेबस। ठीक है बच्चों, आइए थोड़ा सा इसको खिसकाता हूं मैं। आइए भाई,
सबसे पहले बच्चों जब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। स्थल मंडल पे ही चलते हैं भाई, स्थल मंडल को हम लोग देख लेते हैं। यदि स्थल मंडल को हम लोग देखें तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे पृथ्वी का भू इतिहास। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का क्या इतिहास है। आप लोगों ने जरूर सुना होगा पैलियोजोइक, एजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। ये वर्ड शायद सुने होंगे, नहीं सुने होंगे कोई बात नहीं। टर्सरी पीरियड है ना, क्वाटरनरी पीरियड, प्लिस्टोसीन, होलोसीन, मायोसीन, ये तो सुना होगा आप लोगों ने। और नहीं सुना होगा तो डोंट बी पैनिक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रमोद शर्मा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों की यह जो समस्या होगी उसका समाधान होगा। बस ये सोचिए इसमें पढ़ना क्या है। इस इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे यानी कि पृथ्वी को अलग अलग कालखंड में पृथ्वी को अलग अलग कालखंड में डिवाइड किया गया है। अलग अलग कालखंड में अलग अलग घटनाएं घटती हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि डायनासोर कब हुआ करता था, कोयला कब बना, मछलियां कब आईं, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ से जब पढ़ेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ हमारी है कैसी, क्या विशेषताएं हैं, कहां कहां क्या पाया जाता है, उसका क्या हमारे ऊपर इंपैक्ट होता है। दिस इज योर टॉपिक। मैनी टाइम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, आइदर यूपीएससी, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और वनडे का कोई और एग्जाम देने जा रहे हो, यहां तक प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है और दिस टॉपिक इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स बट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। चलिए भाई, इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्थल मंडल में तो बच्चों चट्टानें आती हैं, रॉक्स। जब रॉक्स की बात करते हैं तो प्रकार क्या है, वितरण क्या है, कहां कौन सी रॉक्स मिल रही है, क्या विश्व के सभी भागों में और सारी चट्टानें मिलती हैं, क्या विश्व के सभी भागों में आग्नेय चट्टानें, इग्नियस और सेडिमेंट्री मिलती? नो, सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, some part of the world igneous rocks are dominant and some part of the world sedimentary rocks are dominant. जैसे just think about Gangetic Plain where sedimentary rocks are more and more dominant. No problem. Sedimentary rocks are more and more dominant. आप लोग अनुमान लगा सकते है ना। तो इस तरह से पृथ्वी में कहां कहां पर कौन कौन सी चट्टानें हैं, वितरण क्या है। और बच्चों उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका महत्व, सिग्निफिकेंस। जैसे जरा सोचो, कोयला कहाँ मिलता है, किस प्रकार की चट्टानों में, सोना किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है, चांदी किस प्रकार, यानी कि मेटलिक जो होते हैं वे किस प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं। तो वहीं जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वे किस प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों, यदि आप इनको समझेंगे तो कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यूं ही समझ जाएंगे कि कैसे क्या है, सब चीजें देखते ही देखते समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, फिर इससे आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे चलते हैं तो बच्चों कुछ चीजें और महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं, जैसे भू आकृतिक बल, जियोमॉर्फिक फोर्सेस। जरा सोचिए, पृथ्वी के ऊपर ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, लॉफ्टी माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज कैसे बने हैं भाई। ये हिमालय पर्वत कैसे बन गया? क्या घर की खेती है कि एक दिन सुरेश सो के उठा और कह रहा सर वो देखिए हिमालय पर्वत? नो। या गैंजेटिक प्लेन जहां पर बैठे हुए हो आप, पढ़ रहे हो, क्या यूं ही बन गया?
नो, बनने में समय लगा, इट टेक्स सम टाइम, है ना। तो यहां पर वे कैसे समय लगा, कौन कौन से बल ने कैसे काम किया, इन पर हम लोग पढ़ेंगे। और इसी क्रम में आप लोग पढ़ते हो दो एक बलों को, शायद आप लोग जानते होंगे, बाह्य बल यानी कि कह सकते हो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, और दूसरा अंतर्जात बल, इंडोजेनेटिक फोर्सेस। इंडोजेनेटिक फोर्सेस, बाह्य बल और अंतर्जात बल। बाह्य बल में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जैसे बहता पानी यानी नदियां, हिमनद, पौने, इनसे संबंधित स्थलाकृतियां कौन कौन सी बनती हैं, आपके प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर उठा के देखिए कि भाई याडांग किससे बनता है, जूजेन किससे बनते हैं, टोम्बोला किससे बनता है, अभी पेपर में पूछा गया था पिछले साल, है ना। तो ऐसी बहुत सारी स्थलाकृतियां। फिर इंडोजेनेटिक फोर्सेस यानी कि जो पृथ्वी के सतह के नीचे से पैदा होती हैं, कौन कौन सी हैं, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी, क्या प्रभाव है, आप लोग देखो स्पेशल टॉपिक में भी प्रिस्क्राइब किया हुआ था। तो यहां पर इन सभी पे चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों, जब हम एक टॉपिक देखेंगे तो यहां पर कुछ और बातें भी इसी के साथ समझ में आने लगेंगी। क्या भाई, सिद्धांत, ये जो अंतर्जात बल उत्पन्न होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या प्रभाव डालते हैं, क्या क्या बनता है, तो इससे संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। आपके मेंस के पेपर में, प्रीलिम्स के पेपर में बार बार पूछा जाता है, जैसे वैगनर का सिद्धांत। मैं यहाँ पे सब चीजों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैं जो एक्सपेंड कर रहा हूँ कि भाई एक लाइन जो है ना, फिजिकल फीचर ऑफ सैलिएंट फीचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसका मतलब क्या है। एक लाइन दी हुई, अब देखो लाइन खुल रही है, खुल रही है, अब यहां पर ध्यान देना। या फिर सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ये लीजिए बच्चों। मैनी टाइम दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड योर मेंस एग्जामिनेशन, कभी आप लोग देखिए। तो इस तरह से आपके हम बहुत सारे सिलेबस को यहाँ पर देखेंगे। ये आपका हो गया स्थल मंडल का सिलेबस, है ना। बहुत कई बार बहुत साधारण भाषा में बहुत सारे लोग बोल देते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, कि दीज टॉपिक्स आर पार्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि आकृतियों का अध्ययन ही जियोमॉर्फोलॉजी है। तो ये आकृतियां कैसे बनती हैं, क्या उत्पन्न हुई, क्या प्रभाव डालती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, क्यों पाई जाती हैं, इन सभी का अध्ययन इस विज्ञान में किया जाता है। बट जियोमॉर्फोलॉजी इज एग्जैक्ट वर्ड फॉर द ऑप्शनल, बट फॉर द जीएस देयर इज ए वर्ड लिथोस्फीयर, यानी कि स्थल मंडल पर क्या क्या चीजें हैं और क्यों हैं, इन सब चीजों में हम लोग अध्ययन बहुत डिटेल करेंगे, बहुत डिटेल बच्चों, ठीक है। तो यहां पर इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, ये तो हो गया आपका बच्चों, कुछ कह सकते हो पहला, एक मिनट भाई। तो ये तो बच्चों टॉपिक हो गया आपका पहला, कौन सा, स्थल मंडल, क्लियर। अब जरा देखो दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, जल मंडल। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों ने अब तक लिख लिया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं जल मंडल के बारे में, तो जल मंडल भी बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है। बताइए बच्चों क्यों, जरा आप सोचिए, थिंक अबाउट दिस स्फीयर।
पहला जीव कहाँ पे उत्पन्न हुआ, पहला जीव कहाँ उत्पन्न हुआ, तो आप लोग देखोगे पहला जीव नो डाउट जल मंडल में ही उत्पन्न हुआ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जल मंडल जितना पृथ्वी के ऊपर फैला हुआ है उतनी ही मात्रा लगभग सभी जीवों में फैला हुआ है। जैसे जरा सोचिए, आपके अंदर कितना जल पाया जाता है, नियर अबाउट 70%, एंड नियर अबाउट 70% वाटर कवर ओवर अर्थ सरफेस है ऐसा। तो इस तरह से इन सब चीजों को जब लिंक करोगे और सिलेबस को देखोगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे जल मंडल का सबसे पहला ही जो टॉपिक है वो है सागर नीतल का उच्चावच। सागर नीतल का उच्चावच, this is the first and the most important topic. Then after, another important topic is सागरीय तापमान एवं लवणता, ओशनिक टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, क्योंकि यह जल का भौतिक गुण है और इस भौतिक गुण का प्रभाव इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों पर पड़ता है। और आप लोग लवणता पर देखोगे, प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा तीसरा आपका हो गया महासागरीय परिसंचरण। महासागरीय परिसंचरण, ओशनिक सर्कुलेशन, बड़ा भारी भरकम शब्द आप लोग लग रहा फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बहुत ही सिंपल है। परिसंचरण का मतलब है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोमेंट्स विच अकरिंग इन द ओशन। जैसे आप लोग देखते हो महासागर में तरंगें चलती हैं बच्चों, वेव्स, फिर उसी के साथ जलधाराएं, करंट्स, जलधाराएं, और फिर आप देखते हो ज्वार भाटा। आप लोग कभी ध्यान दीजिए ये कितने आपके जीवन में महत्वपूर्ण हैं कि इनका प्रभाव विभिन्न अर्थों में देखा जाता है। और इसीलिए बॉलीवुड के गाने भी आपको बहुत सारे मिलते हैं। है ऐसा गाना बहुत सारा? जरा बताइए। जैसे जलधाराओं पे गाना मिलेंगे कि नदियां चले चले रे धारा, पंछी चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। सागर पर बहुत सारे गाने मिलेंगे, आप लोग देखोगे कि चेहरा है या चांद किला, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अब ये थोड़े से गाने पुराने हैं। अब आप लोग कहेंगे अरे सर हम लोग तो नई जनरेशन के बच्चे हैं। कभी कभार सुना करो, गाना.com पे जाओ और गाने जब ऐसे सुनोगे तो उसमें भूगोल आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। कहोगे वाह मार्वलस सर, एकदम सही बात। या जरा सोचो कितने समुंदर है मोटा मोटी, इस पर भी गाना मिलता है कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। दीज काइंड ऑफ नंबर ऑफ सॉन्ग्स विच रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंस ऑफ ओशन, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। फिर चौथा यहीं पे आपको टॉपिक फिर मिलेगा, चौथा टॉपिक आपको बच्चों मिलेगा महासागरीय संसाधन। महासागरीय संसाधन, सोचिए समुद्र में कितना संसाधन भरा हुआ है और वही सब वहां पे अध्ययन करेंगे। फिर समुद्री कानून, प्रदूषण, यानी कि इस समय ओशन में बहुत सारी जो प्रॉब्लम आ रही है, पॉल्यूशंस की घटनाएं घट रही हैं, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ठीक, तो इस तरह से इन सभी बातों को
आप लोग अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में रखिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं। द फर्स्ट टॉपिक सागर नीतल का उच्चावच, दूसरा क्या है तापमान एवं लवणता, तीसरा क्या है महासागरीय परिसंचरण। परिसंचरण में हम लोग देखेंगे तरंगे, जलधाराएं, ज्वार भाटा, फिर संसाधन वगैरह देखेंगे, समुद्री कानून और कई टॉपिक जो छोटे मोटे होंगे उन सभी को हम लोग अपने टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मैं समझता हूं यहां तक आप लोगों को बहुत ही आसानी से सब चीजें समझ में आ गई। अब जरा हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं भाई। ये देखो तीसरा क्या है बच्चों, देखो यहां पे वायुमंडल। ये लीजिए भाई वायुमंडल। अब ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हो, इसलिए सबसे ज्यादा प्रश्न आपके प्रीलिम्स में यहीं से पूछे जाते, कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो। जब इस क्रम में हम लोग देखते हैं बच्चों, तो जरा आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई वायुमंडल, तो पहला ही टॉपिक है वायुमंडल के संघटक, कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायुमंडल एटमॉस्फेयर। संरचना। फिर दूसरा टॉपिक है क्या बच्चों, थोड़ा सा याद करिए या कुछ जानते हो, वायुमंडलीय तापमान एवं दाब। याद आया कुछ? अनदर दिस टॉपिक। थर्ड आप कह सकते हैं, इसके बाद आता है पौने विंड्स, जिस पर बहुत सारे गाने सुनोगे, विंड पढ़े भी होगे आप लोग। प्रचलित पौने जैसे पूर्वा, पछुआ। फिर आप लोग पढ़ोगे सामयिक पौने, मॉनसून सुना है आपने। सामयिक पौने ये इसी ग्रुप में आती है जैसे मॉनसून। और फिर स्थानीय पौने, स्थानीय पौने लोकल विंड्स, जो प्रीलिम्स के लिए बच्चों बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो कुछ और टॉपिक को देखते हैं भाई। चक्रवात, जिससे मेंस में, प्रीलिम्स में प्रायः क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर जलवायविक प्रदेश, वाताग्र, वायुराशि एवं वाताग्र, इस पर भी मेंस में आपके प्रश्न पूछा गया है। वाताग्र, एयर मासेज एंड फ्रंट्स, दीज आर सम इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में पूछा जाता है। इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब जरा बताइए, ये आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी है, अब तो भाई बहुत बड़ा हो गया यार, है ना? देखो कितना बड़ा टॉपिक हो गया। यानी कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के ये जो मैंने अभी टॉपिक लिखवाए हैं आप लोगों को, ये सब लिख लो, ये सब याद कर लो। आपको यहीं से जुड़ना है, यही याद करना, यही समझना, प्रश्न यहीं से आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट कहे जा सकते हैं, भौतिक भूगोल के। चलिए बच्चों, इसमें एक बात और जोड़ दूं बच्चों, कि ये जो भौतिक भूगोल है, यहां भारत एवं विश्व दोनों का है। ये जो भौतिक भूगोल है, भारत एवं विश्व दोनों के संदर्भ में पढ़ना है। अरे भाई, पूर्वा पौने भारत में भी चलती हैं, सर्दियों में भारत के उत्तरी भाग में पछुआ पौने भी चलते हैं, स्थानीय पौने भी चलती है भारत में, लू सुना होगा, और मॉनसून तो चलता ही चलता है बच्चों।
यानी कि भारत में कौन कौन सी पौने होंगी, ये फिजिकल, भारत के फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। भारत में कौन कौन सी चट्टानें होती हैं, यह भारत के फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। यानी कि यहाँ पर विश्व और भारत दोनों के संदर्भ में विशेष रूप से पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए अब जब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बच्चों एक बड़ी खास बात ये देखी जाती है कि ये मैं समझता हूँ सबने नोट कर लिया होगा ना। हाँ, गुड बॉय, ऑल ऑफ यू आर ए वेरी गुड बॉय, नो डाउट। अब जरा आगे बढ़ो। जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो ये देखो, हम लोगों ने भूगोल पढ़ा था ना बच्चों, तो जरा ये देखो कि भूगोल में हमने एक देख लिया कि एक ब्रांच उसकी हो गई भौतिक भूगोल, और अब दूसरी ब्रांच हम लोग देखते हैं क्या है। जरा आप लोग इमेजिन करिए, आज से 10,000 साल पहले मानव कहाँ रहता था भाई? आज से 10,000 साल पहले मानव कहाँ रहता था? तो मानव जंगल में रहता था। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये प्रश्न आप क्यों पूछ रहे हैं? तो जरा मैं इसलिए आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूं बच्चों कि जरा सोचिए कि क्या पृथ्वी के ऊपर केवल और केवल प्रकृति द्वारा निर्मित ही चीजें दिखाई देती? जस्ट थिंक, ये मैं आप लोगों से वैसे प्रश्न कर रहा हूं, क्या प्रकृति द्वारा निर्मित ही चीजें दिखाई देती हैं? तो निश्चित ही आप लोग समझदार बच्चे हैं, आप लोग कहेंगे नहीं सर, लॉट ऑफ थिंग्स ऐसी हैं जो क्रिएटेड बाय ह्यूमन, जो मानव द्वारा निर्मित है ऐसा। जरा कल्पना करिए भाई, कल्पना करिए जरा आप लोग, क्या क्या मानव ने बनाए हैं। जैसे जरा सोचो, ये बिल्डिंग जिसमें इस समय मैं खड़ा होकर लेक्चर दे रहा हूं आप लोगों को, ये बिल्डिंग किसने बनाई है? मानव ने बनाई है। जरा सोचिए, ये सिस्टम जिसके द्वारा मैं कहां पे लेक्चर दे रहा हूं और आप कहां पे देख रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, कैसे भाई? ह्यूमन सिस्टम से। ह्यूमन ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। दिस सिस्टम्स आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन, यानी कि मानव ने संचार क्रांति की। फिर जरा सोचिए, अभी मान लिया दिल्ली में या भारत के विभिन्न भागों में लॉकडाउन चल रहा है एजुकेशन के क्षेत्र में, सपोज। ऐसे में जरा इमेजिन करिए कि आप लोग दिल्ली में पढ़ना आना चाहते हैं तो कैसे आएंगे? बाय रोड, बाय एयर रूट, बाय ट्रेन। तो ये सब किसने डेवलप किया? डेफिनेटली ह्यूमन ने डेवलप किया। यानी कि एक बात कही जाती है, लाइक ए नेचर ह्यूमन इज ऑल्सो क्रिएचर। लाइक ए नेचर ह्यूमन इज ऑल्सो क्रिएचर। मानव भी प्रकृति के समान एक क्रिएचर है, बनाने वाला है। तो जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो भूगोल के एक दूसरी ब्रांच उभर के सामने आती है बच्चों, और वो क्या है? मानव भूगोल। मानव भूगोल, ये बात समझ में आ रही है? मानव भूगोल के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं। यानी कि मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन प्रकृति के साथ, प्रकृति के प्रभावों के साथ विशेष रूप से किया जाता है। समझिए, या दूसरे शब्दों में कहें, मानव और प्रकृति के संबंधों की सटीक व्याख्या करने वाली भूगोल की शाखा मानव भूगोल कहलाती है। ठीक, और जब हम लोग बच्चों मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं तो यहां पर भी बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। जैसे जरा सोचो, आज से 10,000 साल पहले मानव कहां रहता था? पक्का जंगल में रहता था। एट दैट टाइम ह्यूमन वॉज सेटल्ड इन जंगल। बल्कि सेटल्ड क्या कहें, जंगल में यहां वहां भटकता था, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़, यहां से वहां, वहां से यहां। बट आज से 10,000 साल पहले जब मानव ने मिंटो फ्रेश खाई तो उसके दिमाग की बत्ती जल गई। जस्ट थिंक, मिंटो फ्रेश खाने से मतलब यह है कि आज से 10,000 साल पहले मानव कुछ बुद्धिमान प्राणी होने लगा। आप लोगों ने बचपन में मिंटो फ्रेश की ऐड देखी होगी कि जंगल में दद्दू और गद्दू दोनों बैठे हुए और अचानक ऊपर से मिंटो फ्रेश गिरती है, और मिंटो फ्रेश गिरने की वजह से गधा और मानव दोनों उत्सुक होते हैं, भाई क्या है। गधा देखता है, कहता है मैं नहीं खाऊंगा, परंतु वही मानव
मिंटो फ्रेश खाता है और दिमाग की बत्ती जल जाती है। और फिर देखिए आग का आविष्कार करता है, पहिए का आविष्कार करता है, बैलगाड़ी बनाता है और उसी गधे को उसी बैलगाड़ी में लगा देता, मारता हंटर। गधा देखता, अरे भाई ये क्या हो गया। यस, इट हैपेंड, इट हैपेंड। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो, बहुत साइंटिफिक ऐड है वो। कभी एडवर्टीज देखा करिए, बहुत साइंटिफिक बहुत सी एडवर्टीज होती हैं। कैसे भाई? यानी कि मानव का विकास क्रमबद्ध हुआ। आज से 10,000 साल पहले मानव जंगल में था, परंतु एक के बाद एक प्रयासों के द्वारा उसने अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया और इस क्रम में वह पहिए का आविष्कार किया, बैलगाड़ी बनाई, ये बनाया, वो बनाया, रोड बनाई, रेल बनाई, एयर रूट बनाई, पता नहीं क्या क्या बना दिया, है ना। तो मानव जंगल से रहते हुए एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था में आज, यानी कि बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े गांव, छोटे छोटे गांव आदि सब विकसित हुए, जहां पर मानव विभिन्न प्रकार की अपनी गतिविधियों को निष्पादित करता है और उन्हीं गतिविधियों का अध्ययन हम लोग मानव भूगोल में करते हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग माय दिस पॉइंट? ये समझ में आ रहा है सबको? चलिए भाई, अब जब इसी बात को आगे हम लोग बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि पढ़ना क्या है। बच्चों, जैसा कि मानव ने मिंटो फ्रेश तो खा लिया, बुद्धिमान तो हो गया, गधे को गाड़ी में जोत दिया, परंतु भूखे भजन इस दुनिया में कुछ नहीं होता। यानी कि मानव ने सबसे पहले बच्चों आर्थिक क्रियाकलाप शुरू की और आर्थिक क्रियाकलाप में हम लोग विशेष रूप से बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं। इट मीन्स ह्यूमन स्टार्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और ये एक्टिविटीज विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग हैं और सिलेबस में आपके दिया हुआ है, जो वहां पे वर्ड यूज हुआ है, ध्यान रखना। क्या है भाई? प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। प्राथमिक क्षेत्र से मतलब है एग्रीकल्चर, पशुपालन, मत्स्यन, है ना, वानिकी, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब यह है कि जरा सोचो, सबसे पहले मानव कौन सी एक्टिविटी करता है जब जंगल से निकल के आता है? तो धीरे धीरे मानव खेती बाड़ी यानी कृषि वगैरह, फिर पशुपालन वगैरह करता है, अन्य बहुत सारी चीजें अपनी एक्टिविटी शुरू करता है। तो यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों में बच्चों हम लोग विशेष रूप से प्राथमिक यानी कि कृषि वगैरह दुनिया में कहाँ पर है, क्यों है, किस प्रकार की कृषि होती है, इन सभी का अध्ययन करेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक करने वाले कारक, है ना। मैं पीपीटी भी बना देता, फिर मैं सोचा कि बच्चों मैं इसका पीपीटी भी बना देता, फिर मैं सोचा नहीं, हाथ से लिखने से सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि बच्चे धीरे धीरे उसे कम्युनिकेट होते हैं और लिखते भी रहते हैं। अदरवाइज पीपीटी में बटन दबाऊंगा आप गायब हो जाता है। इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड यूज करना या डिजिटल बोर्ड यूज करना ज़्यादा अच्छा समझता हूं, जो बच्चों को ज़्यादा समझाने में सक्षम होता। चलिए खैर वो अलग बात है, परंतु ये आपको समझ में आ गया कि नहीं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैं, बहुत सारे कारक हो सकते हैं भाई। वे कौन कौन से हैं, वी विल डिस्कस इन दैट टॉपिक। जैसे एक सिंपल सा सोचो कि क्या विश्व के सभी भागों में खेती समान होती है? नहीं, कहीं पे चावल होता है, कहीं पे गेहूं होता है, कहीं पे बागानी कृषि होती है। जैसे आप केरल में जाओगे तो मसालों की खूब खेती होती है, कश्मीर में जाओगे तो आपको सेब की खेती होती है, अखरोट बादाम की खेती होती है, तो वहीं गंगा के मैदानी भागों में आओगे तो गेहूं की खेती होती है, धान की खेती होती है, अरहर की खेती होती है, सो मैनी मोर है ऐसा। इसलिए आप देखोगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये देश के सबसे बड़े गेहूं धान उत्पादक राज्यों में देखे जाते हैं। तो जहां मैदान होगा, जैसी जलवायु होगी, उस अनुसार वहां पर वैसी खेती होगी, वैसी वहां पर बातें होंगी, इन सब पे। फिर द्वितीयक का मतलब है इंडस्ट्री।
विश्व के विभिन्न भागों में बहुत सारे उद्योग पाए जाते हैं। क्या वे एक जैसे हैं? नहीं, अलग अलग पार्ट में अलग अलग है। समवेयर हैवी इंडस्ट्री, समवेयर लाइटर इंडस्ट्री, समवेयर फुटलूज इंडस्ट्री, यानी कि हो सकता है कहीं कहीं भारी उद्योग स्थापित हों। जैसे आप लोग देखते हो छोटा नागपुर पठार के आसपास के क्षेत्रों में भारी उद्योग मिलेंगे। तो क्यों मिलेंगे, उसके कुछ कारण हैं, उस पर चर्चा होगी। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो और भी चीजें समझ में आने लगती हैं। यहीं पर आप लोग देखोगे आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल तो हो ही गया। आप यहीं पर देखोगे परिवहन, भारत एवं विश्व में अलग अलग परिवहन की व्यवस्था है ना। क्यों है, कहीं पर रोड रूट है, कहीं पर एयर रूट है। जैसे आप सोचिए नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में एयर रूट बहुत बहुत विकसित है। रसिया वगैरह में एयर रूट कुछ ऐसे चलता है जैसे यहाँ हमारे यहाँ बसें चलती हैं, जैसे हमारे यहाँ बसें चलती हैं, कुछ वहाँ पर वैसे ही एयर रूट चलता है। यानी कि सिंपल फॉर्मेलिटी, जैसे अपने यहाँ एयरपोर्ट पर जाओगे, ये फॉर्मेलिटी वो फॉर्मेलिटी, भाई 3 घंटा पहले जाओ, ऐसा चेक कराओ, वैसे वहाँ पे कुछ नहीं। कुछ उसी तरह से सोचिए जैसे अपने यहाँ लोकल बस चलती है। हाँ भाई कहाँ पे, सादरा सादरा सादरा, सपोज दिल्ली में आप जा रहे हो, सादरा सादरा चिल्लाते रहते हैं। कुछ वैसे ही वहाँ पे मॉस्को मॉस्को मॉस्को, जल्दी से आइए, जल्दी से टिकट लेके आइए। और पता चला सुरेश दौड़ के बैठ गया। मैं दौड़ के मतलब आधा घंटा 20 मिनट पहले, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर एयर रूट ज़्यादा विकसित है। परंतु वहीं आप देखोगे एशिया के अधिकांश देशों में रोड रूट डेवलप है, रेल रूट डेवलप है। इंडिया में देखोगे तीनों रूट काफ़ी डेवलप है। उनके क्या महत्व हैं, वितरण क्या है, कहाँ कहाँ कौन से फैले हुए हैं, इन सब पे चर्चा हम लोग परिवहन में विशेष रूप से करेंगे। बात समझ में आ रही बच्चों। फिर इसके साथ साथ हम लोग संसाधन, विभिन्न प्रकार के संसाधनों का क्या स्थिति है, कहाँ कौन से संसाधन है, वर्णन क्या उनका, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये विशेष रूप से हम लोग आर्थिक भूगोल में या कह सकते ह्यूमन ज्योग्राफी में विशेष रूप से पढ़ेंगे, उसी का पार्ट है ना। जैसे सोचिए अपने यहाँ कोयला बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, अपने यहाँ लोहा बड़ी मात्रा में, मैग्नीज, मैग्नीशियम, these kind of minerals are found in different part of India in huge quantity। तो क्यों भाई कोयला क्यों अपने यहाँ ज्यादा मिलता है, लोहा डिफरेंट पार्ट में क्यों अधिक मिलता है? क्या उसका चट्टानों से कुछ रिलेशन है, क्या उसका समय से रिलेशन है, कुछ और रिलेशन है? तो उन सभी चीजों पर चर्चा हम लोग देखेंगे। एंड नॉट ओनली इन इंडिया, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग भागों में क्या स्थिति है, इन सब पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर बच्चों इसके साथ आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे जनसंख्या, विश्व में जनसंख्या की स्थिति क्या है और भारत में जनगणना। हम क्या करते हैं जनसंख्या को देखने के लिए, भारत में जनगणना होती है। अभी 2021 की जनगणना होने वाली थी, कैंसिल हो गई है, रुकी हुई है कोरोना की वजह से, पर जल्दी संपन्न होगी। तो हम लोग उसमें देखेंगे विशेषताएं क्या हैं, क्या सब चीजें हैं, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। फिर और कई सारी चीजें हो गई, परिवहन हो गया, संसाधन हो गया, जनसंख्या वितरण, इसी में जनसंख्या, उसमें भारत की जनजातियां, विश्व के संदर्भ में भी कहाँ कौन कौन सी जनजातियां हैं, उनका वितरण क्या है, उनका वितरण भारत एवं विश्व दोनों के संदर्भ में। ठीक है। और फिर बच्चों इसी में हम लोग देखेंगे विशेष रूप से अधिवास, सेटलमेंट, यानी कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड किस तरह का ह्यूमन सेटलमेंट पाया जाता है, घर कैसे होते हैं, गांव कैसे बसे होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है। अभी आप लोगों ने देखा मेंस में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे
अभी प्रश्न था ना, आप लोगों ने देखा होगा कि पुणे और हैदराबाद में आई बाढ़ को लेकर प्रश्न पूछा गया। चर्चा मैं करूंगा विशेष रूप से इन सभी प्रश्नों का। तो ये सब क्या है यहाँ पर हमें देखना है। तो ये बच्चों सिलेबस हुआ आपका, बहुत डिटेल मैंने डिस्कस किया ह्यूमन ज्योग्राफी एंड एज वेल एज फिजिकल ज्योग्राफी। इंडिया और वर्ल्ड दोनों के कंटेक्स्ट में यहाँ पर सिलेबस आपको समझना है। तो देखो प्रीलिम्स में दिया है ना, भारत एवं विश्व का सामाजिक, भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक। तो ये देखो ह्यूमन ज्योग्राफी में ये सारा चीजें उसी में कवर हो गई, ठीक है। और फिजिकल ज्योग्राफी में इधर कवर हो गई। तो इस तरह से आप लोग अपने सिलेबस को माइंड में बिठाइए और माइंड में बिठा के चीजों को याद करिए, ठीक है। अब बच्चों इस सिलेबस के डिस्कशन के बाद अगली क्लास में मैं विशेष रूप से क्वेश्चन और यानी कि नेचर क्या है, किस तरह के मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, भूगोल का आपके सिलेबस में क्या महत्व है और किस तरह से पढ़ना है, तो मैं अगली क्लास अपने सेशन 2 में इन सब चीजों पर विशेष डिस्कस करूंगा और इससे आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अब विराम देना चाहता हूं और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चों बाय, हैव ए गुड डे।